नमस्कार। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं हमें अच्छी सलाह की ज़रूरत है और 3 फ्रंट्स पर 3 मोर्चों पर हमारे जो संयम है उसकी परीक्षा ली जा रही है। कोरोना का मोर्चा हो, हमारे स्वास्थ्य से सेहत से जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था का मोर्चा हो, जहाँ लगातार बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। और तीसरा जो सीमा पर, सरहद पर चीन के साथ जो तनाव है उसको लेकर सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने कुछ मोटी मोटी बातें उठाई हैं। उनका कहना है, डियर प्राइम मिनिस्टर, 3 महीने के सख्त लॉकडाउन के कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ी है। लोगों के निरंतर रोजगार जा रहे हैं। लोगों के बीच राशन का संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट के समय में जनता की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुफ्त अनाज बांटने को 3 महीने के लिए बढ़ाकर जुलाई से सितंबर तक किया जाना इस समय इस संकट की मांग है, जिससे गरीब परिवार को राशन की किल्लत ना हो। गरीब परिवारों की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उससे बाहर है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी परिवारों को टेम्परेरी राशन कार्ड जारी करके उन तक जो सामग्री है, राशन वगैरह हैं, वो पहुंचाना तय करे, सुनिश्चित करे। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसके जो शुरुआती कमेंट्स थे सोनिया गांधी के, उनका ये कहना है कि मोदी सरकार हर सही सलाह को सुनने से इनकार करती है। वक्त की मांग है कि बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने से मदद, गरीबों के हाथों में सीधा पैसा पहुंचाना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की रक्षा करना और उनका पोषण करना व मांग को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बजाय सरकार ने खोखले इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें जीडीपी का 1% से कम प्रोत्साहन था। दुनिया के बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, ऐसे में सरकार ने लगातार 17 दिनों तक बहुत ही निर्दयता से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके देश के लोगों पर पहले से लगी चोट और उसके दर्द को गहरा किया है। लेकिन यहाँ हकीकत ये भी है कि जो टैक्सेस हैं वो कम आ रहे हैं, सरकारी खजाने में कम पैसा आ रहा है, और उस कमी को पूरा करने के लिए एक के बाद एक लगातार 17 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं ताकि रेवेन्यू आए। दिक्कत यह है कि लोग बहुत कम निकल रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकले थे लॉकडाउन के दौरान, तो अभी भी जब ज़रूरी था तभी निकल रहे हैं। बहरहाल नतीजा ये है कि भारत की गिरती अर्थव्यवस्था 42 सालों में पहली बार तेज़ी से मंदी की ओर फिसल रही है। मुझे डर है कि बेरोज़गारी बढ़ेगी, देशवासियों की आमदनी कम होगी, मजदूरी गिरेगी और इन्वेस्टमेंट और कम होगा। रिकवरी में लंबा वक्त लग सकता है, वो भी तब जब सरकार अपनी व्यवस्था को ठीक करे और ठोस आर्थिक नीतियों को अपनाए। प्रधानमंत्री के बयान ने पूरे देश को झकझोर दिया है जब उन्होंने कहा कि किसी ने भी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की। राष्ट्रीय सुरक्षा और जो हमारी जो भूगोलीय अखंडता है, हमारी जो सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसके मामलों पर पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा है। इस बार भी किसी दूसरे राय का सवाल नहीं पैदा होता। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बढ़कर हमारी फौज और सरकार को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। हालांकि लोगों में ये भावना है कि सरकार हालात को संभालने में गंभीर रूप से असफल रही है, नाकाम रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल एक चिट्ठी लिखी थी, जो हमने आपको कल के एडिशन में सुनाई थी। उन्होंने और भी कहा है कि जो पेंडेमिक है, महामारी है, इसका सामना हमें हिम्मत और जिस स्तर पर करना चाहिए और जिस तरह की कोशिश करना चाहिए, वो बहुत बड़ी कोशिश है, वो चाहिए हमें। दूसरा है कि जो सीमा पर जो संकट आया है, अगर इसे सख्ती से नहीं निपटा गया तो बहुत गंभीर स्थिति की तरफ ले जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या प्रधान सेवक और उनके जो सहयोगी हैं, जिन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पिछलग्गू कहा था अपनी पिछली चिट्ठी में, क्या वो इस सलाह को सुनेंगे या किसी और की सलाह को सुनेंगे या सवालों के जवाब देंगे? हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो शुरुआती लाइनें हैं सोनिया गांधी की, वही लागू होती हैं मौजूदा हालात पर। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब घर में आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि पानी की बाल्टी कौन दे रहा है, दुश्मन दे रहा है, दोस्त दे रहा है, पड़ोसी दे रहा है, कोई अनजान आदमी दे रहा है। यहाँ पर भी यही स्थिति है। 3 मोर्चों पर हम लड़ रहे हैं, हमारा देश लड़ रहा है, जनता दुखी है। ऐसे में अगर कोई सलाह दे तो सुन लेनी चाहिए। लेकिन जैसा कि सोनिया गांधी ने कहा है, मोदी सरकार हर सही सलाह को सुनने से इनकार करती है।
बड़े धूमधाम से हाउडी मोडी का आयोजन किया गया था ह्यूस्टन में, फिर उसके बाद और भी धूमधाम से आयोजन किया गया था गेम शो ट्रंप, हेलो ट्रंप का गुजरात में। बहरहाल अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं कहूँगा, हमें बहुत बड़ा झटका दिया है। झटका ये है कि जो हमारे वीज़ाज़ हैं, जो हमारे बच्चों को वीज़ा मिलते हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। बंद इस ढंग से किए गई, H1 वीज़ा जो है, जहाँ पर लोग हमारे जाते हैं, नौजवान जाते रहे, H1B वीज़ा 3 साल के लिए दिया जाता है, जिससे अधिकतम 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। H1B वीज़ा ख़त्म होने के बाद अमेरिका में सिटीज़नशिप के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। इसके लिए जो एप्लीकेशन देता है उसे ग्रीन कार्ड की दरकार होती है। अगर ग्रीन कार्ड ना मिले तो H1B वीज़ा ख़त्म होने के बाद जिसने एप्लीकेशन दी है उसको 1 साल के लिए अमेरिका से बाहर जाना होता है और 1 साल बाद फिर से H1B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। तो मोदी सरकार ने क्या किया है कि मंगलवार को उसने ये फैसला किया कि 60 दिन का बैन लगा दिया है वीज़ा इशू करने पर, जो भारत से लोग जाते हैं या दुनिया के और देशों से भी जाते हैं, दिसंबर 2020 तक। तब तक राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके होंगे, इसलिए इसका सीधा साधा संबंध जो है वो अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति के चुनावों पर भी से भी जोड़ा जा रहा है। H1B जिसमें आपको पता है, फिर H2B है और उसके बाद H4J और L वीज़ा भी हैं, वो भी सस्पेंड रहेंगे 31 दिसंबर तक। लेकिन जो ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो बाहरी छात्र जो जिसका फ़ायदा उठाते हैं, वो वैसे का वैसा चलता रहेगा। जितने भी भारतीय पढ़ने जाते हैं वहाँ, ग्रेजुएशन मतलब पढ़ते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद वो अक्सर अमूमन इसी OPT प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे उनको इजाज़त मिलती है कि उनको एक अस्थाई नौकरी, टेम्परेरी नौकरी मिल जाती है कम से कम 3 साल के लिए ग्रेजुएशन के बाद। जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिच्चई, उन्होंने बहुत ही निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा, डिसअपॉइंटेड बाय टुडेज़ प्रोक्लेमेशन, मैं आज का जो ऐलान हुआ है सरकार का, उससे मैं बहुत हताश हूँ, मायूस हूँ। वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद इमिग्रेंट्स एंड वर्क टू एक्सपेंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हम जो बाहर से आते हैं हमारे, चाहे वो विदेश से आए और देशों से आए या भारत से आए, हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि उनके लिए और भी मौके बने। उसके बाद सुंदर पिच्चई कहते हैं कि ये जो बाहर के ही लोग हैं, जो जिन्होंने बाहर से आकर अमेरिका को एक बहुत ही भारी ताकत बनाया है, इकोनॉमिक सक्सेस बनाया है, अर्थव्यवस्था के तौर पर एक महाशक्ति बनाया है। शुरुआत वैसे अफ्रीकन स्लेव्स से हुई थी, अफ्रीका से गुलामों को लाया जाता था, तो उनकी मेहनत से खड़ा हुआ था। उससे पहले जो ओरिजिनल असली नागरिक हैं अमेरिका के, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है, उनको दबाया गया, बर्बाद किया गया, तबाह किया गया एकदम। और उसके बाद फिर अफ्रीकन स्लेव्स को लाया गया। उसके बाद फिर बॉडी शॉपिंग एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन था, जब अमेरिकी लोग आते थे यहाँ पर और हमारी IITs के कैंपस से, IIT से और IT जो हमारे संस्थान है वहाँ से प्लेसमेंट शुरू कर देते थे, तो बॉडी शॉपिंग उसको कहा गया था। बहरहाल इन लोगों ने ही अमेरिका को यहाँ तक पहुँचाया जहाँ अमेरिका है, ये कहना है सुंदर पिच्चई का। मेकिंग इट ए ग्लोबल लीडर इन टेक एंड ऑल्सो गूगल द कंपनी इट इज़ टुडे। इन लोगों ने ही, जो बाहर से आए हैं, ज़्यादातर भारतीय, 80% भारतीय हैं, इन लोगों ने ही जो अमेरिका को एक ग्लोबल लीडर टेक्नोलॉजी में भी बनाया है, और इन लोगों की वजह से ही गूगल जो भी है आज है, इनकी वजह से है। बहरहाल देखते हैं अब आगे क्या होता है। एक और झटका हमें दिया है, खैर उस पर मैं बाद में आऊँगा। अब इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, ये जो वीज़ा दिसंबर तक सस्पेंड कर दिया गया है। एक तो जो भारतीय हैं उनके सपनों को चोट पहुंचेगी, जो वहाँ देख रहे थे कि वहाँ जाकर नौकरी करेंगे। और हमारे वहाँ पर इस वक्त अमेरिका में 4 लाख H1B वीज़ा वाले भारतीय हैं और 1 लाख L1 वाले भारतीय हैं, और जो जगह जगह नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं IT फर्म्स में। कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट कहती है कि जो H1B और L1 वीज़ा पर बैन लगाया है, इसका असर सितंबर के बाद से देखने को मिलेगा, जब टैलेंट सप्लाई चेन जो होती है कि यहाँ से लोग जाते हैं IT कंपनीज़ में, वो रुक जाएगी। बेशक इन कंपनियों ने वहाँ पर भी भर्ती शुरू कर दी है, बावजूद उसके इन कंपनियों पर असर पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ की कंपनियाँ हैं, जैसे TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ था इन वीज़ा से। जैसे साथ साथ जो दूसरी कंपनियां हैं, जैसे गूगल, फेसबुक और अमेज़ॉन को हुआ था, क्योंकि दिमाग यहाँ से गए थे। बहरहाल एक और झटका दिया अमेरिका ने हमें,
वो झटका ये दिया कि हमारी जो वंदे भारत के तहत जो हमारी एयर इंडिया की उड़ानें जा रही थी अमेरिका, वहाँ से जो फंसे हुए भारतीय उनको लेने के लिए उन उड़ानों पर रोक लगा दी है। रोक लगाने का ये है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यूएस डॉट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों को लेकर भेदभाव किया है और अमेरिकी एयरलाइंस को भारत से या भारत के लिए सेवा देने से रोका है। इनका ये भी कहना है सरकार का, अमेरिकी सरकार का, कि अब रोक हटाने पर हम तभी विचार करेंगे जब भारत में अमेरिकी एयरलाइंस को ऑपरेशंस की छूट मिलेगी। खैर, एक ये दूसरी चोट है जो हम पर लगी है और अब देखना ये है कि अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस कहा है डीओटी ने, अमेरिका की सरकार ने, और बाय वायलेटिंग ए ट्रीटी गवर्निंग एविएशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, जो समझौता है दोनों देशों के दरमियान उड़ानों को लेकर, उसको वायलेट किया है, उसका उल्लंघन किया है। Air India Limited has been making flights to repatriate its citizens during the travel disruptions caused by COVID-19 outbreak, but also has been selling tickets to the public, the Transport Department alleged. एयर इंडिया सिर्फ उन लोगों के लिए उड़ानें नहीं भर रही जो यहाँ वापस जाना चाहते हैं, जो फंसे हुए हैं, बल्कि जो आम जैसे आवाजाही होती है लोगों की अमेरिका, इंडिया, भारत के दरमियान, उनको भी टिकट्स बेच रही है और हमारी एयरलाइंस को अलाउ नहीं कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बराक ओबामा से तू तड़ाक से बात होती है और बराक और मेरी दोस्ती, या फिर हाउडी मोडी और केम छो ट्रम्प, ये सारी बातें इस वक्त तो काम नहीं आ रही हैं। डिप्लोमेसी, कूटनीति, जो बहुत ही सघन, बहुत ही जटिल, सालों साल पुरानी प्रक्रिया होती है, वो काम आ जाएगी और ये जप्फी और पप्पी डिप्लोमेसी का कोई विकल्प नहीं हो सकते। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।